तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बिहार आर्ट्स विद्याकुल पर। और बिहार बोर्ड आर्ट्स विद्याकुल आपके YouTube का, आपके अपने YouTube चैनल का नाम है। आप लोग उसको खूब बढ़ाया करिए। और जैसा कि आप जानते हैं कि यात्रियों के नज़रिए से पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। हमने उसमें 3 यात्रियों के विवरण देखे थे, एक तो अलबरूनी, दूसरे इब्न बतूता, तीसरे फ्रांसवा बर्नियर। इन तीनों के बाद जब हमारा चैप्टर खत्म हो गया है तो हम लोग क्या करते हैं, अपने रिवाजन हम लोग पीवाईक्यूज करते हैं, मतलब सब्जेक्टिव जो होते हैं उनके पीवाईक्यूज। और इसके बाद जो अगली वाली क्लास होगी उसमें हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप करेंगे, पीवाईक्यूज जो है ऑब्जेक्टिव टाइप रहेंगे। तो चलिए बच्चों, हम लोग शुरू करते हैं आज की बात को अपनी। और आपके सामने जो पहला क्वेश्चन है वो लिखा हुआ है। आपके सामने जो पहला क्वेश्चन है बच्चों, वो लिखा हुआ है कि मध्यकालीन इतिहास लेखन में यात्रा वृत्तांत का क्या महत्व है, अपने उत्तर की पुष्टि उदाहरण देकर के करिए। मतलब इसमें यह पूछा जा रहा है, जब हम मध्यकालीन भारत का इतिहास लिखने बैठते हैं तो उसमें हम कौन कौन सी चीजों को यूज करते हैं। तो उन चीजों में हम एक चीज यूज करते हैं, यात्रा वृत्तांत। जो विदेश के यात्री हमारे यहाँ आए, उन लोगों ने भारत को किस चश्मे से देखा, उनके द्वारा जो लिखा गया, हम लोग उसको एनालाइज करके इतिहास के लेखन का कार्य करते हैं। तो उदाहरण देकर के ये बात हमें समझानी है कि कैसे उन इतिवृत्तों का प्रयोग हम लोग करते हैं। तो इसमें आप ये कह सकते हैं कि मध्यकालीन इतिहास लेखन में यात्रा वृत्तांत का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। कैसे? नंबर 1, क्योंकि मध्यकालीन भारत में कई विदेशी यात्री भारत आए, उन्होंने भारतीय व्यवस्था को देखा, समझा और उस पर अपने वृत्तांत लिखे। पहली बात क्या है कि विदेशी यात्री भारत आए, उन्होंने भारत को घूमा, वो भारत के लगभग हर इलाके में गए और वहां पर जो कुछ भी उन्होंने सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक जो भी वाकयात देखे, उनको बाकायदा लिखा। पहला। दूसरा क्या है, इन वृत्तांत के आधार पर ही भारतीय इतिहास का पुनर्निर्माण किया गया है। तो ये जो यात्रा वृत्तांत हैं इसलिए प्रमाणिक हो जाते हैं क्योंकि इन यात्रियों ने बहुत गहराई से भारत को देखा, हर चीज को समझा, एनालाइज किया और तब लिखा। इसलिए इनके जो लेखन कार्य हैं, ये लेखन कार्य, ये लेख, ये ग्रंथ हमारे भारतीय इतिहास के पुनर्निर्माण के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे देखें तो किताबुल हिंद। अगर हम किताबुल हिंद की बात करें तो अलबरूनी ने इस किताब को लिखा और इस किताब में भारत के समाज, भारत की दास प्रथा, भारत के बाजार, भारत की संस्कृति, भारत के ग्रंथ, भारत के त्योहार, भारत में जाति प्रथा, भारत में वर्ण व्यवस्था, ऐसा भारत का कोई पक्ष नहीं है भारतीय संस्कृति का जिस के बारे में अलबरूनी ने अपनी किताब में न लिखा हो। तो अगर हम अलबरूनी की किताब पढ़ते हैं तो हम एक मोटा मोटा आइडिया लगा पाते हैं कि उस समय की भारत की स्थिति क्या रही होगी और उस आधार पर हम इतिहास तय करने में आसानी हमें होती है। अच्छा, इसी तरीके से रेहला भाई, जो इब्न बतूता था, उसने भी भारत को बहुत गहराई से देखा था, उसने भी भारत को विश्लेषित किया था, उसने भी भारत के बारे में बड़े अच्छे अच्छे स्रोत लिख छोड़े, उसमें रेहला बहुत महत्वपूर्ण है। ट्रेवल इन द मुगल एम्पायर ये करती है फ्रांसवा बर्नियर की, और उसने मुगल जो साम्राज्य था उस बारे में, उसने उस समय का भारतीय समाज कैसा था, भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी थी, भूमि का स्वामित्व कैसा था, ये सारी बातें उसने इसमें लिख छोड़ी। तो इन सारी चीजों के आधार पर हमें भारतीय इतिहास को दोबारा फिर से रचने में बहुत मदद मिलती है, क्योंकि इन यात्रियों ने बहुत ही क्रिटिकल दृष्टिकोण से भारत को देखा। यानी इसमें एक बड़ी अच्छी चीज है कि जब भारत का कोई व्यक्ति भारत का इतिहास लिखेगा तो बुराइयों को छोड़ देगा, अच्छाइयों को लिखेगा। लेकिन विदेशी यात्री जब इतिहास लिखते हैं तो वो वही लिखते हैं जो वास्तव में वो देखते हैं, जो समझते हैं। तो इस तरीके से इतिवृत्तों के आधार पर भारतीय इतिहास के पुनर्निर्माण में बड़ी सहायता मिलती है। आगे लिखा है, सती प्रथा के संबंध में बर्नियर के क्या दृष्टिकोण थे। बर्नियर ने अपनी किताब ट्रेवल इन द मुगल एम्पायर में, जो 1870 में प्रकाशित हुई थी, इस किताब में इसने एक बड़ा अच्छा वृत्तांत लिखा, एक बड़ा अच्छा एक किस्सा लिखा है। और वो आंखों देखा हाल था सती प्रथा का। उसमें कहता है कि मैं जा रहा था तो मैंने देखा एक 12 साल की बच्ची, उसको सफेद कपड़ा पहनाए हुए हैं और उसको एक बूढ़ी औरत और 4-5 लोग जो है मुस्तंडे, वो उसको खींचते हुए चिता की तरफ ले जा रहे थे। फिर उसको चिता की तरफ ले जाकर के चिता पर उसको बांध दिया गया। बांधने के बाद उसको जिंदा जला दिया गया। जब उसको वो लोग घसीट रहे थे तब वो बेचारी ऐसे रो रही थी कि किसी का दिल भी पिघल के तार तार हो जाए, लेकिन उन लोगों का दिल नहीं पसीज रहा था और वो धार्मिक मान्यता के अनुसार उस छोटी सी बच्ची अबोध बालिका को चिता के हवाले कर दिया गया। और यह दृश्य देख करके फ्रांसवा बर्नियर बेहोश होकर गिर पड़ा था। वो यही लिखता है,
बर्नियर ने लाहौर में सती प्रथा को अपनी आंखों के सामने देखा। बर्नियर इस घटना को देखकर बहुत ही विचलित हो गया। बर्नियर के सती प्रथा के विवरण के अनुसार यह एक सामाजिक कुप्रथा थी। वो कहता है ये 12 साल की एक बच्ची थी, ये 12 साल की बच्ची थी जिसको जबरदस्ती चिता से बांध करके जला दिया गया। उसका पति रहा होगा 50-55 साल का, वो अपने मन से मर गया होगा और इस बच्ची को जिंदा जला दिया गया। ऐसी कुप्रथाएं भारत में बहुत व्यापक पैमाने पर प्रचलित थी। इस चीज की वो निंदा करता है कि यूरोप में ऐसी चीजों का कोई स्थान नहीं है। तो ये इसका जो है सती प्रथा को लेकर के एक विवरण था। अगला क्वेश्चन है, इब्न बतूता के वृत्तांत के आधार पर तत्कालीन संचार प्रणाली की अनूठी व्यवस्था की व्याख्या कीजिए। तो देखो, इब्न बतूता ने संचार प्रणाली, मैं आपको ऐसे भी लिख के बता दूं, इब्न बतूता ने उस समय संचार प्रणाली के बारे में बातें कही। उसने क्या कहा? इब्न बतूता ने कहा कि सूचनाओं को राजा तक, सम्राट तक पहुंचाने के लिए दो व्यवस्थाएं होती थी। एक होती थी अश्व डाक प्रणाली, और एक होती थी पैदल डाक प्रणाली। एक क्या होती थी? एक पैदल डाक प्रणाली होती थी। इसमें क्या होता था, प्रत्येक 4 मील पर घोड़े खड़े रहते थे। ठीक है, घोड़े खड़े रहते थे। तो यहां से कोई व्यक्ति चला, उसने अगले वाले को दिया, 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 और 5 दिन के भीतर जो है सारी सूचना सम्राट के पास पहुंच जाती थी। और इस व्यवस्था को उलूक व्यवस्था भी कहा जाता था। जबकि जो पैदल व्यवस्था थी, इसमें हर मील पर एक व्यक्ति खड़ा होता था, हर मील पर। और जो संकेत होता था वो छड़ी एक ऐसे होती थी, ऊपर घंटी लगी होती थी, नीचे चिट्ठी उसमें बंधी होती थी। आदमी एक जगह से दौड़ता दौड़ता 1 मील जाता था, दूसरे को पकड़ाता था, वो फिर आगे दौड़ के जाता था, वो छड़ी दूसरे को पकड़ाता था। ऐसे 5-7 दिन में ये सूचना भी राजा के पास पहुंच जाती थी। तो उसने कहा कि यह संचार व्यवस्था जो भारत की थी बहुत अद्भुत थी और सूचना बहुत जल्द पहुंच जाती थी। इब्न बतूता भारतीय संचार प्रणाली को देखकर आश्चर्यचकित था। उसके अनुसार व्यापारियों को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य ने लगभग सभी व्यापारिक मार्गों पर सराय और विश्राम गृह स्थापित किए थे। और संचार व्यवस्था 2 प्रकार की थी, एक घोड़े से और एक पैदल व्यवस्था थी, जो आपको मैंने बताई अभी। तो ये हो गया। अगला क्वेश्चन बेटा क्या है? हाँ, तो ये हो गया। तो वह यहां की डाक प्रणाली को देख करके हैरान था। यहां 2 प्रकार की डाक व्यवस्था थी। पहली कौन? अश्व डाक व्यवस्था और पैदल डाक व्यवस्था। इसके कारण संचार आसानी से हो सकता था। सिंध से दिल्ली की यात्रा 50 दिन लगते थे, जबकि गुप्तचरों की जो खबरें होती थी, जो सूचनाएं होती थी, वो 5 दिन से सिंध से मतलब सिंध से कोई आदमी अगर दिल्ली तक की यात्रा करता तो उसको तकरीबन 50 दिन का समय लगता था। लेकिन इब्न बतूता कहता है कि अगर सूचना पहुंचानी होती तो केवल सिंध से दिल्ली तक 5 दिन में पहुंच जाती थी, 6वां दिन नहीं लगता था। इतनी स्ट्रांग संचार प्रणाली कायम की गई थी। ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन क्या है? किताबुल हिंद पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या है? किताबुल हिंद पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। किताबुल हिंद पर संक्षिप्त टिप्पणी क्या है? सबसे पहली बात है कि किताबुल हिंद को अल बरूनी ने लिखा था। ये अल बरूनी के द्वारा लिखी गई किताब थी। ठीक है। यह किताब अरबी भाषा में लिखी गई थी और यह प्रश्नोत्तर शैली में लिखी गई थी। या भी आप लिख सकते हो, यह किताब प्रश्नोत्तर शैली में लिखी गई थी। यह किताब प्रश्नोत्तर शैली में लिखी गई थी। मतलब क्या होता था कि जो अलबरूनी था वो एक क्वेश्चन अपने आप से करता था, फिर उसका जवाब लिखता था और फिर दुनिया के तमाम देशों से उस बात की तुलना करता था। तो प्रश्नोत्तर शैली में लिखी गई थी। तो ये अलबरूनी ने इस किताब को लिखा था। यह किताब अरबी भाषा में लिखी गई थी। इस किताब की भाषा बहुत सरल थी, बहुत सरल भाषा थी। किताबुल हिंद में भारत का धर्म, दर्शन, त्योहार, खगोल विज्ञान, रीति रिवाज, प्रथा, भारतौल, मूर्तिकला, कानून के बारे में कोई ऐसी बात नहीं थी जो किताबुल हिंद में नहीं थी।
भारत में माप तौल की क्या व्यवस्था थी, भारत में अर्थव्यवस्था कैसी थी, जाति प्रथा का क्या सीन था, धर्म कैसी थी, स्थापत्य कला कैसे थे, कानून कैसे थे, मूर्ति कला कैसी थी, त्योहार कैसे मनाए जाते थे, भाषा को लेकर के क्या था, भारत का दर्शन कैसा था, भारत में खगोल विज्ञान कहां तक प्रगति कर गई थी, सारी चीजों के बारे में विधिवत तरीके से अल-बरूनी ने इसमें विवेचन किया हुआ था। इसीलिए कहते हैं कि मध्यकालीन भारत के लिए सबसे प्रामाणिक और सबसे महत्वपूर्ण जो किताब है वो बन जाती है किताबुल हिंद, या इसको तहकीके हिंद भी कहते हैं। किताबुल हिंद को 80 अध्यायों में विभाजित किया गया था। इसके 80 इसके अध्याय थे और बड़ी मोटा ग्रंथ है, 80 अध्याय में विभक्त है। और इसको पढ़ने के बाद 1000 ईस्वी के आसपास का जो भारत है आप उसके दर्शन बहुत आसानी से कर सकते हैं कि उस समय भारत में कैसा क्या था। तो कभी मौका मिले तो किताबुल हिंद को जरूर पढ़िए, अब तो इसके अनुवाद भी हो गए होंगे। अच्छा, इसके बाद क्या है, बर्नियर ने भू स्वामित्व के विषय में क्या वर्णन किया है। बर्नियर ने स्पेशली सती प्रथा के बारे में बात की है, शहरों के बारे में बात की है और भू राजस्व मतलब भू नियमों के बारे में बात करी है। बर्नियर साफ साफ कहता था, बर्नियर ने कहा कि भारत में क्या होता है, बर्नियर ने क्या कहा उत्तर में, मतलब भू व्यवस्था के बारे में, भू स्वामित्व के बारे में क्या बात करी। बर्नियर ने कहा कि भारत की जितनी भी भूमि है, संपूर्ण जो भूमि है, ठीक है, उस पे राजा और उसके सगे संबंधियों का अधिकार होता था। यानी उस पे जो मुगल सम्राट हैं उनका अधिकार है, उनके सगे संबंधियों का अधिकार है। किसानों का उस पे कोई अधिकार नहीं है, किसानों का कोई अधिकार नहीं है, किसानों का कोई अधिकार नहीं है। अब किसानों का जब कोई अधिकार नहीं है तो किसान जानते हैं कि इस जमीन पे हम चाहे जितनी मेहनत कर लें लेकिन ये जमीन हमारी तो है नहीं, अगर हम इस पे काम करना छोड़ देंगे तो कोई दूसरा काम करेगा, ना तो ये हमारे बच्चों को मिलने वाली, मतलब हमारे वंशानुगत अधिकार भी नहीं है इस पर। तो वर्नियर कहता है कि इसी बात से किसान बहुत नाराज रहा करते थे और किसान जो है भूमि की उर्वरा के लिए या उर्वरकता के लिए, ठीक है, उसके मतलब अच्छी उत्पादकता बढ़ाने के लिए कोई काम नहीं करते थे। जबरदस्ती जमीन को बोते थे, उसमें जो कुछ भी खाने पीने भर का हो गया सो हो गया, नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो भूमि सुधार के लिए किसानों ने कभी कोई प्रयास नहीं किया, क्योंकि किसान इस बात से बहुत नाराज थे कि जब जमीन पे सारा हक राजा का है, जमीन हमारी तो कभी होने वाली नहीं है, तो क्या ही इसमें फालतू में अपने एफर्ट्स डालें। और इस वजह से उत्पादन लगातार कम होता चला गया। कहता है वर्नियर कि भारत में दो ही वर्ग थे, या तो बहुत अमीर थे या तो बहुत गरीब थे। राजा और उसके जो सगे संबंधी मंत्री और अधिकारी होते थे उनकी स्थिति तो बहुत अच्छी थी, लेकिन जनता थी वो बहुत दरिद्र थी, क्योंकि खेती किसानी में कुछ होता नहीं था और किसान अपनी तरफ से कुछ करना भी नहीं चाहते थे। उनको यह लगता था कि किस बात के लिए इतनी मेहनत की जाए। तो यही बात बर्नियर अपनी किताब में लिखता है। कहता है बर्नियर के अनुसार भारत में भूमि का स्वामी मुगल सम्राट होता था, जो इसे अपने अमीरों के बीच में बांटता था और इसके अर्थव्यवस्था और समाज के लिए बुरे परिणाम होते थे। मतलब वो अपने मंत्रियों में जमीन बांट दिया करता था, किसानों को कोई अधिकार नहीं दिए जाते थे। ये चीज जो थी उस समय की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत विनाशकारी साबित हुई। कैसे? उसने भूमि पर राज्य के स्वामित्व को राज्य तथा उसके निवासियों दोनों के लिए हानिकारक माना। बर्नियर ने कहा कि इस तरीके से सारी जमीन पर राजा का अधिकार होना, ये राजा के लिए और राजा के साम्राज्य के लिए और जनता के लिए, सब के लिए हानिकारक है। इसके जिस दिन निकलेंगे परिणाम बहुत निकलेंगे, बहुत बुरे निकलेंगे। बर्नियर का मानना था कि राजकीय भूस्वामित्व के कारण भूधारक अपने बच्चों को भूमि नहीं दे सकते थे। तो बर्नियर कहता है कि भाई जो किसान थे उनको लगता था कि ये जमीन हमारी तो है नहीं, ना तो हम बच्चों को दे सकते हैं, मतलब हमारा कोई अधिकार इस पे है नहीं, ये जमीन अल्टीमेटली राजा साहब की है, सम्राट की है, बादशाह की है। इसलिए किसान उत्पादन के स्तर को बनाए रखने और उसमें बढ़ोतरी के लिए अधिक निवेश के प्रति उदासीन थे। इसीलिए किसान उस जमीन में अपनी तरफ से कोई भी पैसा या कोई भी निवेश नहीं करते थे, क्योंकि उनको लगता था कि यार ये कभी हमारी हो ही नहीं सकती, तो क्या ही मतलब है इसका, जाने दो। तो इस वजह से क्या हुआ कि लगातार जो मुगल शासन था उसकी अर्थव्यवस्था लगातार कमजोर होती चली गई। तो ये इसका एक वर्णन है भू स्वामित्व को लेकर के, और इस चीज को वो बहुत बुरा मानता है। फिर कहता है कि यूरोप में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, यूरोप में व्यक्तिगत संपत्ति को बहुत महत्व दी जाती है, लोगों को उनकी अपनी संपत्ति बनाए रखने का पूरा अधिकार है, पूरा उनको इख्तियार है इस बात को लेकर के। अच्छा, अगला क्वेश्चन बाबू क्या है,
इब्न बतूता ने अपने विवरण में भारत का किस प्रकार विवरण किया है? तो इब्न बतूता का जो विवरण था वो था रेहला। इब्न बतूता ने जो किताब लिखी थी उसका नाम था किताबुल रेहला, और ये भी अरबी भाषा में लिखी गई थी। तो इसका भी जिक्र कर दीजिए कि इब्न बतूता ने अपना जो विवरण लिखा उसको रेहला के नाम से जानते हैं, और इसमें निम्नलिखित विवरण उसने भारत के बारे में दिए। क्या क्या विवरण दिए, चलो देखते हैं क्या क्या विवरण दिए भाई इसने, देखते हैं। इसने कहा भारत में संचार की अनूठी व्यवस्था थी जिसके बारे में इब्न बतूता ने विस्तार से लिखा। पहली बात इसने क्या कही कि भैया भारत में संचार व्यवस्था बहुत कमाल की थी। भारत में पैदल व्यवस्था, पैदल डाक व्यवस्था, अश्व डाक व्यवस्था, और इतनी स्ट्रांग डाक व्यवस्था थी कि एक ऐसे स्थान से दिल्ली तक यात्रा करने में जहां 50 दिन लगते थे, वहीं से डाक पहुंचाने में मात्र 5 दिन का समय लगता था। इतनी स्ट्रांग डाक व्यवस्था, तो उसका जिक्र उसने किया। साथ ही साथ इब्न बतूता ने भारत में दास प्रथा का विवरण दिया। उसने कहा कि भारत में दास जो होते थे वो एक वस्तु की तरीके से होते थे, बाजारों में उनकी खरीद फरोख्त होती थी। और इब्न बतूता स्वयं जब सिंध से दिल्ली मोहम्मद बिन तुगलक से मिलने चला था तो ये खुद कुछ दास खरीद के लाया था मोहम्मद बिन तुगलक को भेंट करने के लिए, गिफ्ट करने के लिए। इब्न बतूता ने भारत में नारियल और पान, ये दो चीजें देखकर तो वो पागल हो गया था। उसने कहा कि अपने देश में जब ये बात कही, उसने कहा भारत में नारियल और पान दो ऐसी चीजें हैं, अजब है। नारियल तो ऐसा है कि वो एकदम मनुष्य की खोपड़ी के जैसा लगता है, उसको लोग फोड़कर उसके अंदर का पानी निकाल कर पीते हैं और खाते हैं। और एक पत्ता टाइप का हमने देखा जिसको लोग वहां पान कहते हैं, उस पर कुछ सुपारी जैसा रखते हैं, खाने के बाद थूक देते हैं। तो अजब दो चीजें इसने देखी, और इन दो चीजों का, नारियल और पान, इन दोनों का जिक्र अपनी किताब में उसने किया। इब्न बतूता ने भारतीय शहरों के बारे में लिखा और उसने इन्हें कहा कि ये चमक धमक से भरपूर थे और अवसरों की कोई कमी नहीं थी। यहाँ के खूब रंग बिरंगी बाजार हुआ करते थे, ठीक है, गलियों में बाजार लगा करते थे, मस्जिद मंदिर दोनों हुआ करते थे, और यहाँ अवसरों की कोई कमी नहीं थी। अगर कोई भी योग्य आदमी आता, अगर उसके अंदर योग्यता थी, कौशल है, तो उसे यहाँ अवसरों की कमी का सामना नहीं करना पड़ता। तो ये 4-5 बातें आप इसके बारे में बताइए, आपका आंसर पूरा हो जाएगा, लॉन्ग आंसर पूरा हो जाएगा। आराम से तफसील से इसके बारे में डिस्कस करिए आप, बढ़िया बेहतरीन तरीके से, ठीक है। तो ये जो है, जब रेहला के बारे में कभी आए कि इब्न बतूता ने क्या लिखा है ना, तो 4-5 पॉइंट हमेशा याद रखिए कि इब्न बतूता ने भारत के बारे में क्या लिखा। तो आप सबसे पहले कहो कि इब्न बतूता ने जो ग्रंथ लिखा है उसको रेहला के नाम से जानते हैं। पहले आप इसका जिक्र करिए, बढ़िया, क्या जिक्र करो कि इब्न बतूता ने जो है रेहला के नाम से ग्रंथ लिखा है। और इस रेहला में उसने क्या किया, इस रेहला में उसने दास प्रथा का वर्णन किया है। क्या किया है, दास प्रथा का वर्णन किया है। इसमें उसने भारत में नारियल और पान, नारियल एंड पान का इसने जिक्र किया है, और इसने भारत के शहरों के बारे में जिक्र किया है, ठीक है, और इसने भारत की संचार प्रणाली के बारे में जिक्र किया है, ठीक है, भारत के बाजारों के बारे में जिक्र किया है। अब इन्हीं के बारे में 2-2 लाइनें आप लिखिएगा तो लगभग 10-15 लाइनें हो जाएंगी, आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। याद करने के लिए ये की पॉइंट्स हमेशा याद रखिए आराम से। बाजारों को रंग बिरंगा बताया, बहुत बड़े बड़े हर चीज के बाजार लगते थे, बाजार में बड़ी विविध वस्तुएं आया करती थी, संचार साधन बहुत मस्त था, शहर इसके बहुत अच्छे होते थे, शहरों में अवसरों की कोई कमी नहीं होती थी। नारियल और पान दो अद्भुत चीजें थी जिन्हें इसने पहली बार देखा था, और दास प्रथा चलती थी, स्वयं दास खरीद करके लाया था मोहम्मद बिन तुगलक के लिए। बस हो गया। तो आपके सारे एकदम वैलिड पॉइंट हो गए और आपने आराम से आंसर को फॉर्म कर दिया। तो ये अदा होती है कि आपके की पॉइंट्स आने चाहिए, आंसर के शब्द भले से छोटे रह जाएं लेकिन वो आना चाहिए। हाँ, अभी ये बाकी है, ठीक है। इसने भारतीय व्यापार और बाजार के बारे में लिखा, वही जो हमने बताया। भारतीय कृषि के बारे में लिखा और यह बताया कि भारत की मिट्टी अधिक उपजाऊ थी जिस कारण किसान वर्ष में 2 फसलें लेने लगे थे। इसने, इब्न बतूता ने यह भी कहा कि भारत की कृषि बहुत जबरदस्त होती थी, अच्छी उपजाऊ जमीन थी, 2-2 बार फसल लेते थे लोग। भारत में बने माल की मध्य एशिया तथा दक्षिण पूर्व एशिया में बहुत मांग थी। भारत का सूती कपड़ा और मलमल, इसकी इतनी डिमांड होती थी, इतनी डिमांड होती थी कि लोग डिमांड नहीं पूरी कर पाते थे, और 10 गुने 12 गुने रेट पे बिकता था भारत का जो मलमल या सूती कपड़ा होता था। इसकी दुनिया में बहुत मांग थी। इब्न बतूता ने भारतीय गुप्तचर व्यवस्था के बारे में भी लिखा,
गुप्तचर मतलब जो राजा के बहुरूपिये होते थे, सीआईडी जो राजा की होती थी, वो समाज में अपना भेष बदल के घूमते रहते थे और जो कुछ होता था उसकी जानकारी राजा तक पहुंचाया करते थे। तो ये सारी बातें वो रेहला में डिस्क्राइब करता है। तो आप लिखिए गुप्तचर व्यवस्था के बारे में, बाजार के बारे में, शहर के बारे में, नारियल पान के बारे में, 10-5 बातें आप उसके बारे में याद रखिएगा, आपका आंसर जो है बढ़िया फॉर्म हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या बनेगा बेटा? इब्न बतूता द्वारा दास प्रथा के संबंध में दिए गए साक्ष्यों का विवेचन करिए कि दास प्रथा के बारे में वो क्या कहता है, दासों की क्या व्यवस्था के बारे में कहता है। देखिए, इब्न बतूता कहता है कि दास बाजारों में सामान्य वस्तुओं की तरीके से खरीदे और बेचे जाते थे। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि इब्न बतूता ने देखा कि दासों के बाजार लगते हैं और दास एक वैसी चीजें हैं जैसे बाजार में अन्य चीजें बिकती हैं, जैसे प्याज, लहसुन, अदरक, पुदीना और धनिया, लहसुन, मिर्चा बिकता है, वैसे दास भी बिकते हैं। ये भी बिल्कुल ऐसे व्यापारिक चीजें हैं। और ये जो दास होते थे ये भेंट में भी दिए जाते थे, मतलब अगर किसी के बर्थडे पे जा रहे हैं, किसी राजा से मिलने जा रहे हैं, तो आदमी 4 दास खरीद लिया और जाके गिफ्ट कर दिया। तो दास गिफ्ट किए जाते थे, उपहार के रूप में दिए जाते थे। जब इब्न बतूता सिंध पहुंचा तो उसने सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के लिए घोड़े और दास खरीदे और भेंट किए। सुल्तान को जब ये भारत आया था मोहम्मद बिन इब्न बतूता, तो इसके मन में भी बड़ी आस जगी कि हमें मोहम्मद बिन तुगलक से मिल के जाना है, भारत के सुल्तान से मिल के जाना है। तो उसने कहा मैं सुल्तान के पास जा रहा हूं तो खाली हाथ तो नहीं जाऊंगा ना। तो इस बंदे ने क्या किया कि सिंध से कुछ दास खरीदे, गुलाम, और कुछ अच्छे नस्ल के घोड़े खरीदे और जाके जो है उनको दे आया और फिर आगे की बात बढ़ी। दासों को सामान्य घर का काम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था और दासों को यही घर के काम, खेती बाड़ी में लगाया जाता था। जो नॉर्मल हाउस होल्ड के काम होते थे उन्हीं कामों में उनको लगाया जाता था। और बाकी दास तो दास थे, बेगार भी, तो जो भी काम होता था गुलामों से, नौकरों से अपना करवाया जाता था। तो ये उसने जो है दासों के बारे में विवरण प्रदान किया है बेटा। अगला क्वेश्चन क्या है? अच्छा, यही दास पालकियां भी उठाया करते थे। इब्न बतूता बताता है कि दासियों को अमीरों पर नजर रखने के लिए नियुक्त किया जाता था। अमीर मतलब क्या होते थे? जो मंत्री होते थे, मंत्री जो सुल्तान के मंत्री अधिकारी होते थे, वो क्या क्या करते हैं, इसके लिए दासियों को रखा जाता था कि इन पर नजर रखना कि क्या क्या करते हैं, क्या गुल खिलाते हैं लोग। तो दासियों को जो है अमीर मतलब जो मंत्री होते थे उसमें उनको अमीर कहते थे। मंत्री या आप अधिकारी भी कह सकते हो। मंत्री और अधिकारियों पर नजर रखने के लिए दासियों की नियुक्ति की जाती थी। और दासियां संगीत और गाने का भी काम कर देती थी, अपना नाच गाना भी कर लेती थी। दासों की कीमत काफी कम होती थी। ज्यादातर परिवार 1 या 2 दास अवश्य रखते थे। दासों की कीमत कम होती थी, ऐसे बिका करते थे, जिसकी जैसी मतलब स्थिति होती थी वैसे उसके रेट होते थे। और हर परिवार 1-2 गुलाम रखता था क्योंकि उसको काम की जरूरत, नौकर टाइप के रखते थे। बस ये रहता था कि आज की डेट में जो नौकर होते हैं उनको हम हर महीने सैलरी देते हैं, भाई वो हमारा काम करते हैं। उस समय क्या होता था, एकदम से खरीद लिए, फिर जीवन भर जब तक जीवित रहेंगे तब तक इनसे काम करवाएंगे मार मार के, और ये करेंगे क्योंकि भाई खरीद के लाए हैं। तो ये दास प्रथा का विवरण जो है रेहला में किया गया है। एक प्रश्न और आपका बनता है, सो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत आने से पहले इब्न बतूता ने कौन कौन से देशों की यात्रा करी थी। तो आपको पता है कि इसको एक जिद्दी यात्री कहा जाता है इब्न बतूता को, और कई बार रास्ते में लूटा जाता था, लेकिन अपनी आदत से कभी बाज नहीं आता था, यात्राएं फिर भी करता था। इब्न बतूता ने भारत आने से पहले मक्का की यात्रा की, मतलब हज करके आया था, मक्का की तीर्थ यात्रा करी। सीरिया, इराक, फारस, यमन, फारस को ईरान कहते हैं, याद रखिएगा, ईरान, यमन, ओमान और पूर्वी अफ्रीका के कई तटीय व्यापारी बंदरगाहों की इस बंदे ने यात्राएं की। तो मतलब इसका एक ये था ना, इसने कहा था कि जो जीवन का असली ज्ञान है वो किताबों में नहीं है, वो यात्राओं में है। किसी जगह के बारे में किताबों में पढ़कर के अनुभव नहीं मिलेगा, बल्कि उस जगह पर जाकर उस चीज को देखिए, वो ज्यादा बेहतरीन अनुभव होगा, उससे आपको ज्यादा सीखने को मिलेगा। तो ये इस बात का बहुत समर्थक था कि यात्राएं जीवन में बहुत जरूरी हैं और वास्तविक अनुभव जो है यात्राओं से प्राप्त होता है। इस क्रम में इसने तीर्थ यात्रा, मक्का में हज होती है, वहां मक्का गया, सीरिया, इराक, फारस, यमन, ओमान, पूर्वी अफ्रीका के तमाम व्यापारिक जो बंदरगाह नगर थे खूब टहलता घूमता रहा। कई बार इसको लूट लिया जाता था लेकिन फिर भी ये माना नहीं। दैट्स वाई इसको कहा जाता है कि ये बहुत ही जिद्दी एक यात्री था। अच्छा, इसके बाद की बात क्या है? किताबुल हिंद तो अच्छा,
किताबुल हिंद पर एक लेख लिखिए, प्रश्न बदला हुआ है, अपनी कृतियों में जिस विशिष्ट शैली का उपयोग किया गया, अल बरूनी ने जिस विशिष्ट लेखन शैली का प्रयोग किया, आप उसको स्पष्ट करिए। देखिए, अल बरूनी ने अपनी कृतियों में जिस विशिष्ट शैली का प्रयोग किया है, उसे जानने के लिए हम उसकी कृति किताबुल हिंद का उदाहरण लेते हैं। बहुत इसके लेखन की जो शिल्प थी ना, वो बड़ी अद्भुत शैली में लिखता था, बहुत कमाल की इसकी स्टाइल थी। क्या? अरबी भाषा में लिखी इसकी भाषा बड़ी सरल होती थी। इसे धर्म, दर्शन, त्योहार, खगोल विज्ञान, रीति रिवाज, प्रथाओं, सामाजिक जीवन, भार तौल, मापन विधियों, मूर्तिकला, कानून, मापतंत्र विज्ञान आदि सभी विषयों के आधार पर अल बरूनी ने अपनी किताब में, किताबुल हिंद में, ऐसा भारत का कोई पक्ष नहीं है जिसको इसने छुआ न हो, और इसी वजह से ये किताब जो है 80 अध्यायों में विभक्त हो गई है। हालांकि ये क्वेश्चन हम आपको पहले बता भी चुके हैं, लेकिन हम दोबारा किए दे रहे। अल बरूनी ने प्रत्येक अध्याय में प्रायः विशिष्ट शैली का उपयोग किया है। आरंभ में एक प्रश्न करता है अपने आप से, इसके बाद संस्कृतवादी परंपराओं पर आधारित वर्णन, यानी पहले एक प्रश्न करता है, फिर उस प्रश्न का उत्तर देता है, और उसके बाद अन्य संस्कृतियों के साथ भारत की तुलना की गई है। आज के कुछ विद्वानों का तर्क है कि अल बरूनी की गणित की ओर ज्यादा झुकाव था, इसी कारण उसकी पुस्तक जो लगभग एक ज्यामितीय संरचना है, बहुत स्पष्ट बन पड़ी है। वो कहता है कि अल बरूनी ने जो किताब लिखी है ना, किताबुल हिंद, इतनी अद्भुत किताब है, इतनी टेक्निकल किताब है, उसने इतनी टेक्निकलिटीज से उसको लिखा है कि एकदम जीवंत रचना बन पड़ी है, और मध्यकालीन भारत की सबसे प्रामाणिक किताबों में से एक किताब मानी जाती है वो। ठीक है, तो ये आपके कुछ प्रश्न उत्तर थे बच्चों। मेरे ख्याल से हमने तीनों राइटर्स के, इसमें हमने आपको बताया था कि इनके राइटर के बारे में हम सबसे पहले अल बरूनी को पढ़ेंगे। ठीक है, तो अल बरूनी ने तो किताबुल हिंद लिखी है। ये क्वेश्चन अगर आप तैयार कर लेंगे, किताबुल हिंद, अगर ये क्वेश्चन आप तैयार कर लेंगे तो आपका लगभग 99% क्वेश्चन यही बनेगा। दूसरा आपका हमने बताया था इब्न बतूता, दूसरा जो यात्री था अपने यहाँ, इब्न बतूता। क्या था? इब्न बतूता मोरक्को से आया था, और इब्न बतूता के बारे में हमने क्या कहा, हमने उसकी संचार प्रणाली भी पढ़ ली, हमने उसकी दास प्रणाली भी पढ़ ली, और हमने उसके शहर के बारे में क्या उसके ख्यालात थे ये भी पढ़ लिया। इससे बाहर आपका कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा। और तीसरा हमने पढ़ लिया फ्रांसवा बर्नियर को। किसको पढ़ा? फ्रांसवा बर्नियर को। तो फ्रांसवा बर्नियर का एक तो है भूमि पर स्वामित्व को लेकर जिक्र, भूमि पर स्वामित्व, ये बहुत बार पूछा गया है, और दूसरा वही सती प्रथा को लेकर के जो इसका प्रश्न है ये पूछा गया है। अब कितने हो गए? 1 2 3 4 5, लगभग 10 क्वेश्चन हमने आपको कराए हैं। अगर इस चैप्टर से कोई क्वेश्चन आएगा तो इसके बाहर नहीं जाएगा, ये हमारे पे आप यकीन रखिए, और इसको अब अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, आपका काम बन जाएगा। तो चलिए बच्चों, याद रखिए आपका अपना यूट्यूब चैनल है बिहार बोर्ड आर्ट्स विद्याकुल, इस पे अपना प्यार और अपना स्नेह, अपना सहयोग बनाए रखिए, और आप जैसा चाहेंगे फिर वैसा आगे होगा। तब तक नमस्कार, धन्यवाद, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक इसको जबरदस्त शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।